नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में भारत रूस शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। शिखर वार्ता से पहले दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, कई समझौतों पर हस्ताक्षर। नागालैंड की घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित, महीने भर में जांच पूरी करने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री का संसद में बयान, मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना, मरने वालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। लोकसभा से राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा में अवरोध की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल, 12 सांसदों के निलंबन वापस लेने पर अड़ा विपक्ष। कोविड टीकाकरण अभियान में भारत को अहम कामयाबी, देश में पात्र आबादी के 50% से ज्यादा को वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीकाकरण की गति को बनाए रखने और कोविड-19 उचित व्यवहार बनाए रखने पर जोर। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया शीर्ष पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को हरा हासिल किया मुकाम। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को मात दे दर्ज की सबसे बड़ी टेस्ट जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता चल रही है। दोनों देशों के बीच ये 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले अकेले में बात की और बाद में वो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने चर्चा की। बातचीत के मुद्दों में आपसी संबंधों के अलावा दक्षिण एशिया, चीन, हिंद प्रशांत जैसे मुद्दे शामिल रहे। वार्ता के टेबल पर आपसी व्यापार, रक्षा, निवेश, विज्ञान और तकनीक में सहयोग के अलावा सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे भी शामिल हैं। परंपरा के मुताबिक दोनों देशों के शासनाध्यक्ष बारी बारी से एक दूसरे के देश जाकर शिखर वार्ता करते हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से शिखर वार्ता संपन्न नहीं हो पाई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। और इससे पहले भारत और रूस के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय शिखर बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भारत और रूस के बीच पहली बार हो रही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस डिफेंस एंगेजमेंट में हाल के दिनों में अभूतपूर्व तरीके से प्रगति हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार बना रहेगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों के लिए इस समय सैन्य
और तकनीकी क्षेत्र में भारत रूस का सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने छोटे हथियारों और सैन्य सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। It provides a platform to discuss and implement mutually agreed agenda for defense cooperation. You have been actively involved in these discussions for several years, and I wish to acknowledge with respect your valuable personal contribution to strengthen our bilateral defense cooperation. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त कूटनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। लावरोव के साथ इस साल विदेश मंत्री की यह चौथी मुलाकात है। But the long-standing challenges remain even as new ones emerge. Prominent among them are terrorism, violent extremism, and radicalization. The situation in Afghanistan has wider repercussions, including for Central Asia. West Asia or the Middle East continues to present hotspots. Maritime security and safety is another domain of shared concern. नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के अंदर जांच पूरा करने को कहा गया है। घटना के बारे में संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री ने पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वहां स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से नागालैंड की घटना पर खेद जताया और मृतकों के परिवारों के साथ उनकी गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ओटिंग में फायरिंग की घटना में मरने वाले को आज श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। सरकार ने घटना में प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी है। मारे गए लोगों के परिजनों को केंद्र की ओर से 11 लाख और राज्य की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने केंद्र से नागालैंड से AFSPA को हटाने की मांग की है। नागालैंड सरकार ने 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। घटना के बारे में जांच चल रही है। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प और गोलीबारी की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। झड़प में एक सैनिक की भी मौत हुई है। वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को एक कृषि का 11 लाख दिया और भी 5 लाख दिया और इंजर्स को 50,000। SPA तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो। लोकसभा से आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक का मकसद कई औषध संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने, वहां स्नातक स्तर की डिग्री को मंजूरी देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह बिल राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान एक्ट 1998 में संशोधन करता है। विधेयक में देश के 6 औषधि शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के संस्थान शामिल हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया गया था।
हमारे देश में क्रिटिकल कोई मेडिसिन नहीं बनती है, तो हर इंस्टीट्यूट को कुछ न कुछ हमें मैंडेट देना चाहिए। और ये कौन तय करेगा? सरकार को किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्तमान स्थिति सरकार के हमारी डिमांड क्या है, हमारे देश में रिसर्च कैसा चल रहा है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हम कर सके, एजुकेशन दे सके और उसका उपयोग देश को हो। इसलिए हमने एक नेशनल काउंसिल बनाने की बात कही है। और नेशनल काउंसिल बनने से सौगत राय दादा, उसमें हम जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास अधिकार है वो अधिकार वहाँ ही रहेगा। नेशनल काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेंगे। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने सुझाव और विचार सदन में रखे। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने कुछ सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को नामंजूर करने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। कि देखिए, हिंदुस्तान में ड्रग सिक्योरिटी की जरूरत है, ड्रग सिक्योरिटी, और ड्रग सिक्योरिटी के लिए हमें एपीआई के मुद्दे पर, केएसएम के मुद्दे पर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की स्टार्टिंग मटेरियल, इस पे हमें ज्यादा गौर करना चाहिए। काम बहुत होता है, लेकिन उसको दांत देने का काम जो सरकार को करना चाहिए, जो उन साइंटिस्ट की मदद करनी चाहिए ऐसे पेटेंट कराने में, वहां कहीं ना कहीं कोई कमी हम देखते हैं। Sir, in conclusion, I hope that the National Institute of Pharmaceutical Education Research Amendment Bill would start a new era of research in India. I urge the Government of India to accept all recommendations made by the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers and expedite the establishment of NIPERS in all states. असंसदीय आचरण के कारण निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आज कई बार बाधित हुई। गतिरोध की वजह से जहां शून्यकाल नहीं चल सका, वहीं अवरोध की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी बाधित हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबित सांसदों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने देने की मांग की। अवरोध की वजह से सदन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि समेत देश में मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा नहीं हो सकी। ये डेमोक्रेसी में अगर 12 लोगों को हम बाहर डाल के माननीय खड़गे जी, आपको पता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है और ये आपने ही लाया है। में शर्म की बात है। The majority of this house wants to discuss this subject. We want to show how the Congress and the UPA have double standards. We want to show सांसदों को स्वास्थ्य जांच सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से संसद भवन में स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर लगाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिविर का उद्घाटन किया। यह स्वास्थ्य जांच शिविर 17 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वर्तमान और पूर्व सांसद अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकेंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई सांसद भी उपस्थित रहे। इस शिविर का आयोजन केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत किया गया है। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की जो संख्या है वो 23 तक पहुंच गई। राजस्थान से 9 और महाराष्ट्र से 10 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। राजधानी दिल्ली में भी तंजानिया से लौटे एक व्यक्ति के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 10 लोगों के कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8 हो गई। जयपुर में 9 मरीजों में नया वेरिएंट देखने को मिला है। 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से आए 4 संदिग्ध मरीजों और उनके संपर्क में आए अन्य 5 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। रविवार तक गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 23 होने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया और आरटी-पीसीआर जांच सुविधा की समीक्षा की।
दिल्ली में विदेशों से आए 27 लोगों को LNJP अस्पताल लाया गया, जिसमें से 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 17 में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और इनमें से एक में ओमिक्रॉन पाया गया है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर खुशी जताई। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक आबादी को अब कोविड टीके की दोनों डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सभी पात्र लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देने में देश का पहला राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश को बधाई दी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 8,306 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8,834 रोगी जो है वो स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 40 लाख से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ आइए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 4 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रायगढ़ किले का दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कल पुणे के लोहे गांव में वायुसेना केंद्र जाएंगे और हवाई प्रदर्शन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 6 अरब रुपए की लागत से विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को 198.58 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सगड़ी में 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं और लालगंज में 112.43 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी करने वाले होमगार्डों को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैतिक परेड के दौरान ये घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहीद हुए जवान की पत्नियों को 2 लाख के राहत चेक वितरित किए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य का अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि फिलहाल सीटों पर समझौता होना बाकी है।
तेलंगाना आंदोलन के नेता CH विट्ठल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। CH विट्ठल तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। ओडिशा विधानसभा में आज भी कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष कालाहांडी की एक महिला शिक्षक की हत्या के मामले में मंत्री DS मिश्रा को हटाने की मांग पर अड़े रहे। बीजेपी इस मामले को CBI जांच की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और सिंगरौली में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार, कारा मद्य निषेध, निगरानी विभाग से जुड़ी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न समस्याओं का तुरंत निपटारा करने का आदेश दिया। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संधायक को रविवार को कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से हिंद महासागर में गश्त के लिए उतारा गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि थे। चक्रवात जवाद कमजोर हो गया है। हालांकि चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश लगातार जारी है। चक्रवात के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल से भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद से जल जमाव हो गया है और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। यहां कोरायार और अरियार नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। यहां पे औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग के अलावा कुपवाड़ा और पीर पंजाल की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवाद करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश के बजट और रेवेन्यू कलेक्शन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज टैक्स रिजीम में व्यापक सुधार हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने IRS अधिकारियों से टैक्स सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने की अपील करते हुए कहा कि टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का बदलाव इसलिए आया क्योंकि अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। हमें 3 टी पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। हमारी ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट। हमारा और जनता से टैक्स कलेक्शन करने वाले लोगों से आपस में एक विश्वास का, भरोसे का संबंध होना चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी। हमारी टैक्स की टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हुआ है। देश आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
6 दिसंबर 1971 में नवगठित देश बांग्लादेश को मान्यता देने के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश आज मैत्री दिवस मना रहे हैं और इसी मौके पर दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों की भागीदारी रही। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये पहला मौका है जब भारत के किसी देश के साथ राजनयिक संबंधों के गवाह दुनिया के इतने देश बने। मैत्री दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ काम करना जारी रखने के आकांक्षी हैं। मैत्री दिवस ढाका और दिल्ली के अलावा बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में मनाया जा रहा है। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को एक अदालत ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। नोबेल पुरस्कार विजेता सू की को वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और उकसाने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सू की बीते 1 फरवरी से ही हिरासत में हैं। इस सजा के ऐलान के बाद अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी और इसी बीच सैन्य शासित म्यांमार के सबसे बड़े शहर के सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सेना का एक वाहन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत होने की आशंका है। और अब खेल की खबर। टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट जीत लिया है। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से मात दे दी है और इसके साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर आ गई है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 540 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया, जिसे पार करने में न्यूजीलैंड की टीम नाकाम रही और दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में अश्विन को 4 विकेट मिले और जयंत यादव को भी 4 विकेट मिले। कानपुर टेस्ट इसी तरह से ड्रॉ हुआ था। और फिलहाल खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भोपाल में फूलों की प्रदर्शनी के साथ। आप इसका लुत्फ उठाइए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।